शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या धाम बस स्टेशन से चलने वाली बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी है। बसों के इस बेड़े में इलेक्ट्रिक और वॉल्वो जैसी बसें शामिल होंगी। वहीं खबर यह भी है कि जल्दी ही अयोध्या धाम बस स्टेशन से जनकपुर धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। राम मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद से तीर्थ यात्रियों का हुजूम हर साल अयोध्या में बढ़ रहा है। ये तीर्थ यात्री देश और विदेशों से अयोध्या पहुंच रहे हैं क्योंकि रेलवे और एयर कनेक्टिविटी काफी बेहतर कर दी गई है। इसी कड़ी में अब रोडवेज की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जल्द ही अयोध्या धाम बस स्टेशन पर बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी है। खबर है कि आने वाले दिनों में करीब 500 बसों का संचालन इस बस स्टेशन से किया जाएगा, जो गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और अंबेडकर नगर जैसे शहरों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। जो भी सेवाएं इस मार्ग से चल रही हैं वो सारी इस बस स्टेशन से होकर चलेंगी, जिसमें हम लोगों के यहाँ जैसा कि अयोध्या से जो 5 मुख्य शहर जिले जुड़ते हैं, गोंडा और उसके आगे जुड़ने वाले सारे मार्ग, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, या इधर बस्ती और उससे आगे जुड़ने वाले मार्ग सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, और इसी तरह इधर अंबेडकर नगर और उससे आगे आजमगढ़, और इधर सुल्तानपुर और उससे आगे जुड़ने वाले प्रयाग और बनारस और लखनऊ मार्ग भी, सभी मार्गों पे यहाँ से सेवाएं संचालित होंगी और सभी प्रकार की सेवाएं संचालित होंगी। जैसे हमारे पास निगम में साधारण सेवाएं भी हैं, एसी सेवाएं भी हैं, और अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, वो सारी यहाँ से सुविधाएं मिलेंगी। सर, कितनी संख्या में बसों का संचालन यहाँ से होने वाला है? बसों का संचालन जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे इस मार्ग पे करीब 300 से 400 बसें संचालित हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि 500 की संख्या तो ये बड़ी आसानी से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। अयोध्या धाम आने वाले इन तीर्थ यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से बचाने के लिए बस स्टेशन के सामने 3 अंडरपास और सर्विस लेन का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि ऑटो और ई रिक्शा से यात्रियों को बस स्टेशन पहुंचने में आसानी हो। ये बस अड्डा बने हुए 4 साल हो चुके हैं करीब, लेकिन जनता की पहुंच से अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे पहुँचना जनता के लिए। तो उसको देखते हुए NHAI यहाँ हमारे बस स्टेशन के सामने 3 अंडरपास दे रहा है, जिससे बसों का आवागमन दोनों तरफ से हो सकेगा और जनता सीधे यहाँ तक पहुँच पाएगी। क्योंकि इसी के साथ साथ जो है सर्विस लेन भी बन रही है, जिससे सर्विस लेन के माध्यम से जो ऑटो और ई रिक्शा यहाँ हाईवे के चलते नहीं आ पाते थे, तो अब सवारियों को यहाँ तक ला पाएंगे और यहाँ से ले जा सकेंगे। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी ये भी है कि जल्द ही इस बस स्टेशन से जनकपुर धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी, ताकि जनकपुर और अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो। हालांकि ये बस सेवा कब से शुरू होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अयोध्या से जनकपुर के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इतना ही नहीं, काठमांडू, पोखरा और नेपालगंज जैसी जगहों के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसी जगह से नेपाल की भी बहुत जल्दी सुविधा भक्तों को मिलेगी। यहाँ से जो कि जनकपुरी तक लोग जा सकेंगे, लोग नेपाल भ्रमण भी कर सकेंगे। अयोध्या धाम बस स्टेशन से यहाँ से बहुत जल्द आपको एक बस की सुविधा मिलेगी, जो कि सीधा नेपाल पहुँचाएगी। नेपाल राज्य के साथ जो है हम लोगों का जो समझौता होगा, उसके अंतर्गत हम लोग वाहन संचालित करेंगे। तो यहाँ जो अयोध्या वासी हैं उनको यहाँ से लुम्बिनी, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर और नेपालगंज, इन जगहों के लिए जो है बस सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छा, ये कब से शुरुआत हो जाएगी इसकी शुरुआत? इस बारे में अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। अभी दोनों में इस पे काम चल रहा है। जैसे ही ये कुछ फाइनल होता है इस दिशा में, तो हम उसकी सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से लोगों की पहली पसंद बनकर उभरा है। इसलिए यहाँ रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है।
विशेष मौकों पर तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। यही वजह है कि रोडवेज अब अपनी सर्विसेज को और बेहतर करने की दिशा में कदम उठा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजन किया और इसके बाद उन्होंने देशनोक के पलाना में एक जनसभा की, जहां प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई का जिक्र किया और पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी। हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत करणी माता मंदिर में पूजा पाठ से की। ये तस्वीरें उसी पल की है जब पीएम ने मंदिर में पूजा पाठ के बाद शीश झुकाकर माता करणी का आशीर्वाद लिया। करणी माता का ये धाम अपने चमत्कारों और चूहों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि माता करणी के इस धाम में करीब 25,000 चूहे हैं, जिन्हें काबा के नाम से पूजा जाता है। ये चूहे मंदिर में हर जगह नजर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। माता करणी के साथ इन चूहों की भी पूजा की जाती है। भाई और बहनों, मैं यहाँ पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूँ। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। मंदिर में पूजा पाठ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के तहत देशनोक के पलाना पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ राज्य को 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। इनमें देशनोक का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इन सभी 103 रेलवे स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया गया है, जहां यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी का ये राजस्थान दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार राजस्थान पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को सीधी चेतावनी दी और ये साफ किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए अब भारत ने 3 सूत्र तय कर लिए हैं। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है।
और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किए गए भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बीकानेर के इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शूरवीरों से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी बीकानेर की धरती को चुना था संदेश देने के लिए, और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में भी बीकानेर को चुना है दुनिया और पाकिस्तान को संदेश देने के लिए कि राजस्थान की वीर भूमि से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका दिमाग ठंडा है मगर उनके शरीर में गर्म लहू बहता है, और जब ये बोल रहे थे तो राजस्थान के जो लोग थे उनकी भुजाएं भी फड़क रही थी। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसे मुकाबला करने के लिए जो सरहदी इलाके के लोग हैं वो कितने जोश से भरे हुए हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, बीकानेर। और अब आज जयपुर में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से निपटने की नई व्यवस्था की कर लेते हैं। 44 लाख की आबादी वाला ये शहर पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पिंक सिटी का रुख करते हैं, और इसके अलावा कपड़ों, आभूषण और हस्तशिल्प के व्यवसाय से जुड़े बड़े सेंटर्स होने की वजह से भी बाजारों में अच्छी खासी भीड़ होती है। ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में वहां मोटरसाइकिल और गाड़ियों से पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन गुलाबी नगरी की ट्रैफिक पुलिस होवरबोट से वहां पहुंचेगी और जाम से निजात दिलाएगी। फिलहाल जयपुर में होवरबोट से ट्रैफिक मैनेजमेंट का ट्रायल चल रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक से चलने वाले इन सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर्स की असल क्षमता का पता चल पाएगा। हवेलियां, महलों और कई जिलों वाले ऐतिहासिक शहर जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग का अंदाज बदल रहा है। विशिष्ट वास्तुकला, रंगीन बाजारों, समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर गुलाबी शहर में जयपुर ट्रैफिक पुलिस के जवान नए अंदाज में दिख रहे हैं। पुलिस जीप या मोटरसाइकिल पर गश्त लगाने के बजाय ट्रैफिक पुलिस के जवान आजकल इलेक्ट्रिक होवरबोट की सवारी करते दिख रहे हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर भी कहते हैं। राजस्थान की राजधानी होने की वजह से जयपुर भीड़ भाड़ और घनी आबादी वाला बड़ा शहर है। 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयपुर 44 लाख से ज्यादा आबादी को समेटे हुए है। नतीजा उसकी सड़कों पर 31 लाख से ज्यादा वाहन दौड़ रहे हैं, जिनमें कार, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर समेत दूसरे वाहन भी शामिल हैं।
पर्यटन के अलावा कपड़ों, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे कई व्यवसायों की वजह से जयपुर में ई रिक्शा की संख्या भी 40,000 से ज्यादा है, जिससे 298 साल पुराने इस शहर में यातायात की समस्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं। इसी पहाड़ जैसे काम को चुटकी में करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बदलाव की पहल की गई है, जिसकी वजह शहर के कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल की जगह पुलिस वाले इलेक्ट्रिक होवरबोर्ड पर पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। जयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और नई पहल शुरू की है, जिसमें 5 होवरबोर्ड्स यहाँ पे लाए गए हैं। सेल्फ बैलेंसिंग होवरबोर्ड्स ये हैं, जिस पे हमारे जयपुर के ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पे सवार है। इस पे बैलेंस बना के यहाँ से ये अब से पेट्रोलिंग करेंगे, ट्रैफिक का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल होता है और किस तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो अब इस होवरबोर्ड पे सवार होके होगा। 2 पहिए वाले होवरबोर्ड में खड़े होने के लिए एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है और संतुलन के साथ खड़े होने के लिए एक हैंडल भी मौजूद है, जिसकी मदद से पुलिस वाले आसानी से सेल्फ बैलेंसिंग कर सकते हैं। इस दौरान होवरबोर्ड की गति और दिशा भी बड़े आराम से बदल सकते हैं। बहुत यूनिक कंसेप्ट यहाँ पे लेके आए हैं, जिससे इसमें सायरेंस भी है, माइक्रोफोन भी इनके पास में है, जिससे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। खास बात यह है कि बिजली से चार्ज होने वाले होवरबोर्ड में किसी आम पुलिस वाहन की तरह सायरन, नीली लाल बत्ती और अनाउंसमेंट या चेतावनी जारी करने के लिए माइक्रोफोन के साथ साथ साउंड सिस्टम भी लगा है। इनके पास जो फीचर्स हैं उनके बारे में, तो सर थोड़ा आपके पास एक माइक्रोफोन भी है, ये माइक्रोफोन ऑन करके बताइए कि कैसे आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली इसके अंदर जो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, इसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही वहाँ फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाने के बाद अगर कोई नो पार्किंग है या कोई भी ऑफेंस अगर कोई कर रहा है, तो हम उसको अनाउंस करके हम उसको जागरूक कर सकेंगे और उसको बता सकेंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं, आप कृपया ये गलती नहीं करिए। ट्रायल के लिए अभी जयपुर ट्रैफिक पुलिस को 5 होवरबोर्ड मिले हैं, जो शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि उनकी असल क्षमता का पता चल सके। ट्रैफिक मैनेजमेंट कारगर साबित होने पर ही और होवरबोर्ड को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शामिल किया जाएगा। हम अभी सीपी सर के निर्देशन में हमको 5 होवरबोर्ड उपलब्ध किया गया है। उसका हमने इस्तेमाल ट्रैफिक मैनेजमेंट में और रश आवर जो भी ट्रैफिक है उसका मैनेजमेंट में यूज़ कर रहा है, और उसके अलावा जो भी कार्यक्रम होता है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ होता है, उसमें भी हमने यूज़ कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमने अभी IPL के लिए यूज़ किया है, और जो चारों तरफ का रोड है वो बिना पार्किंग, नो पार्किंग करवाने के लिए हमने उसका यूटिलाइज किया है। सीनियर ऑफिसर्स ने हमने कुछ जगह ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किया है, कुछ पॉइंट्स और कुछ एरिया भी हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, लाइक पोलो सर्कल है, MI रोड है, और जो कमर्शियल स्पेसेस है जहाँ GT है, हमने में कुछ 1 वे का प्लान भी किया है, वहाँ पे भी हमने यूटिलाइज करने की प्लान कर रखा है। और इनका जो आउटकम है वो एक बार अभी देखकर फिर आगे का प्लान हम करेंगे। पुराना शहर होने की वजह से जयपुर में संकरी गलियां भी हैं, जहां भीड़ नियंत्रण और ओवरऑल निगरानी के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। होवरबोर्ड उन इलाकों में बेहद उपयोगी होंगे जहां ट्रैफिक पुलिस के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देश ने समुद्री और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। भारत के इंजीनियर्स, कारीगरों ने 5वीं शताब्दी के जहाज को प्राचीन तकनीक से ही बनाया है, जिसको नाम दिया गया है INS V कौंडिन्य। खास बात यह है कि इसको बनाने में न तो मेटल का इस्तेमाल किया गया है और न ही एक भी कील इसमें लगाई गई है। इस जहाज को बनाने में प्राचीन पद्धति का इस्तेमाल कर समुद्री परंपरा को सहेजने की कोशिश की गई है और इस जहाज को नौसेना में शामिल भी कर लिया गया है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का प्रतीक है। प्राचीन इंजीनियरिंग और संस्कृति को सहेजने की कोशिश है। यह भारत के शिल्प कला और गुणवत्ता की गवाही देता है। यह है प्राचीन सिले हुए जहाज ISNV कौंडिन्य, जिसे बुधवार को भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस जहाज का नाम कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक थे।
जिन्होंने हिंद महासागर पार कर दक्षिण पूर्व एशिया तक यात्रा की थी। जहाज के पालों पर गंडभेरुंड यानी एक दैवीय पक्षी जिसका सनातन से संबंध माना जाता है बना हुआ है। इसके अलावा सूर्य की आकृतियां भी बनाई गई हैं। जहाज की नोक पर सिंह याली की सुंदर मूर्ति है। डेक पर हड़प्पा काल की शैली में बने पत्थर का प्रतीकात्मक लंगर लगाया गया है। ये 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है, इसलिए इसे विरासत के साथ विकास का भी प्रतीक माना जा रहा है। इस जहाज का हर तत्व प्राचीन भारत की समृद्ध समुद्री परंपराओं को दर्शाता है। इस जहाज को अजंता गुफा के चित्रों और प्राचीन सिक्कों में दिखने वाले 2000 साल पुरानी जहाज निर्माण तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। कौंडिन्य के निर्माण को भारत की खोई हुई समुद्री परंपराओं को जीवंत करने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जहाज को प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके डिजाइन और बनाया गया है। कॉयर रस्सी से सिले हुए तख्ते, फिट होने के लिए उगाए गए वाई आकार के फ्रेम और चूने और मछली के तेल से संरक्षित इसमें एक भी कील नहीं लगाया गया है। अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल की अगुवाई में केरल और गोवा के कारीगरों, नाव बनाने वालों और नौसेना के वास्तुकारों के सहयोग से इसे पूरा किया गया है। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय ने भी सहयोग दिया है। कर्नाटक में कारवार नौसैनिक बेस पर आयोजित एक समारोह के दौरान इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। नौसेना के मुताबिक ISNV कौंडिन्य कारवार में तैनात रहेगा। साल के अंत में कारवार से ओमान तक प्राचीन व्यापार मार्ग के साथ एक ट्रांस ओशनिक यात्रा पर निकलेगा। इस मौके पर एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन ने पोत की तारीफ करते हुए इसे जीवंत संग्रहालय बताया, जो भारत की समुद्री प्रतिभा का प्रतीक है। नौसेना को उम्मीद है कि ISNV कौंडिन्य आने वाली पीढ़ियों को भारत की समुद्री विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।